हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो लोग यूपी टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए ये क्लास यूपी टेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज हम देखने वाले हैं यूपी टेट में बार बार पूछे जाने वाले यानी रिपीट होने वाले पीवाईक्यू को, और ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सूरसागर किस भाषा की रचना है? पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़, दूसरा ब्रज, तीसरा बुंदेली, चौथा अवधी। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रज। सूरसागर किसकी रचना है? तो ये रचना है सूरदास जी की। ठीक है, सूरदास जी की 3 रचनाएं बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो हो गया सूरसागर, एक है साहित्य लहरी और एक हो जाता है सूरसारावली। ठीक है, और एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरितमानस। ठीक है, तो इसकी भाषा क्या हो जाता है? रामचरितमानस की भाषा है अवधी। ठीक है, और एक मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है पद्मावत, उसकी भी भाषा क्या है? अवधी ही है। ये ज़रूर याद रखिए आप लोग। अगला प्रश्न है, चौराहा शब्द में समास है। पहला ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, दूसरा द्विगु समास, तीसरा द्वंद्व समास या चौथा कर्मधारय समास। तो चौराहा शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? अक्सर हम जब देखेंगे कि किसी शब्द में समास पूछा हो और उसमें पहले संख्या लिखी हो तो उसमें हम हमेशा कौन सा समास लगाएंगे? द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास। अगला प्रश्न है, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है। पहला ऑप्शन कर्तृवाच्य, दूसरा भाववाच्य, तीसरा कर्मवाच्य या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो अगर वाक्य दिया हो और वाच्य पूछा गया हो, ठीक है, और वाक्य में नहीं लिखा हो तो उसमें कौन सा वाच्य होगा? हमेशा भाववाच्य होगा। ठीक है, ये इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में कई बार आए हैं। तो अगर वाक्य में नहीं होगा तो हमेशा भाववाच्य ही ऑप्शन सही होगा आपका। ठीक है, आगे अगला प्रश्न है, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है। पहला ऑप्शन अखिलेश, दूसरा हरे प्रकाश उपाध्याय, तीसरा विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, चौथा है लीलाधर जगूड़ी। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है आपके एग्ज़ाम में। तद्भव पत्रिका के संपादक हैं अखिलेश। ठीक है, और ये पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो ये होती है लखनऊ से। ठीक है, लखनऊ से, और ये एक मासिक पत्रिका है, ये भी याद रखेंगे, मासिक पत्रिका है। अगला प्रश्न है, अयोगवाह कहा जाता है। पहला ऑप्शन संयुक्त व्यंजन को, दूसरा अनुस्वार एवं विसर्ग को, तीसरा है अल्प प्राण को या चौथा महाप्राण को। तो अयोगवाह किसे कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन कई बार आया है। तो इसका राइट आंसर होगा अनुस्वार और विसर्ग को। ठीक है, अनुस्वार क्या होता है? इसको हम अनुस्वार बोलते हैं और इसे विसर्ग बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों को सम्मिलित रूप से अयोगवाह कहा जाता है। और संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक है, ये 4 ही संयुक्त व्यंजन है हिंदी वर्णमाला में। आगे है अल्प प्राण। तो अल्प प्राण क्या होता है? वर्णमाला के प्रत्येक पहले, तीसरे और 5वें वर्ण को अल्प प्राण कहा जाता है और दूसरे और चौथे वर्ण को महाप्राण कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होती है? पहला ऑप्शन संप्रदान, दूसरा कर्म, तीसरा करण या चौथा कर्ता। तो से विभक्ति किसके लिए प्रयुक्त होती है? करण के लिए। आगे मैंने कारक और इसके विभक्ति चिन्ह लिख दिए हैं। एक चीज़ और, विभक्ति चिन्ह को ही परसर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं। यह है कर्ता, कर्ता का चिन्ह होता है ने, कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में। यानी करण का
और अपादान का कारक चिन्ह सेम है, से, लेकिन जहाँ अलग होने के अर्थ में आएगा वहाँ अपादान होगा और जहाँ सिंपल आता है वहाँ करण हो जाता है। आगे है संबंध का, के, की, रा, रे, री अधिकरण में पर संबोधन हे, हो, अरे। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, इससे बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं आपके एग्जाम में। अगला प्रश्न है गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है? पहला ऑप्शन है प्रभा खेतान, दूसरा उषा प्रियंवदा, तीसरा मैत्रेयी पुष्पा, चौथा है कृष्णा सोबती। तो ये रचनाकार, इसके रचनाकार हो जाएंगे मैत्रेयी पुष्पा। ठीक है, ये मैत्रेयी पुष्पा जी की आत्मकथा है, आत्मकथा, और वो भी उसका दूसरा पार्ट है। ठीक है, दूसरा पार्ट। इसका पहला पार्ट क्या है? पहले पार्ट का नाम है कस्तूरी, कस्तूरी कुंडल बसै, कस्तूरी कुंडल बसै, ये इसका पहला पार्ट है मैत्रेयी पुष्पा जी की आत्मकथा का, और दूसरा पार्ट है गुड़िया भीतर गुड़िया। अगला प्रश्न है 100 अजान एक सुजान के रचनाकार का नाम है। पहला ऑप्शन है बाल मुकुंद गुप्त, दूसरा बाल कृष्ण भट्ट, तीसरा सरदार पूर्ण सिंह और चौथा है बद्री नारायण चौधरी। तो 100 अजान एक सुजान के रचनाकार का नाम है बाल कृष्ण भट्ट। ठीक है, ये इनका उपन्यास है और इनके और भी उपन्यास हैं, जैसे एक है नूतन ब्रह्मचारी, नूतन ब्रह्मचारी, और एक है रहस्य कथा, रहस्य कथा। ठीक है, ये भी इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं दोनों, इसको भी याद कर लीजिए। और सरदार पूर्ण सिंह जी का एक उपन्यास है आचरण की सभ्यता, आचरण की सभ्यता, ये भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है, ये पूछी जा सकती है। और एक हो जाती है सच्ची वीरता। और बद्री नारायण चौधरी जी का उपनाम है प्रेमघन। ठीक है, प्रेमघन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भक्तमाल के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन विष्णुदास, दूसरा केशवदास, तीसरा है सुंदरदास या चौथा है नाभादास। तो भक्तमाल के रचनाकार हो जाएंगे नाभादास। ठीक है, नाभादास जी की रचना है भक्तमाल। ये भक्ति काल के कवि हैं और इनकी एक रचना और भी इम्पॉर्टेंट है अष्टयाम। ठीक है, अष्टयाम। आगे बढ़ते हैं। पंक्ति दी गई है बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? पहला ऑप्शन है यमक, दूसरा उत्प्रेक्षा, तीसरा रूपक और चौथा है उपमा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूपक। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद जी की। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, जयशंकर प्रसाद जी की। अगला प्रश्न है उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। पहला ऑप्शन है उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, दूसरा समय व अवधि पर, तीसरा भाषिक नियमों के ज्ञान पर या चौथा समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। तो इसका राइट आंसर होगा समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला या चौथा वाला? इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा वाला। ये वाला साथ दंत्य होता है, बाकी दो, पहला वाला है ये हो जाएगा मूर्धन्य श, इसको मूर्धन्य श बोलते हैं। और जो तीसरा वाला है इसमें हो जाएगा तालव्य श। और चा का भी उच्चारण स्थान होता है तालव्य। ठीक है, 5 वर्ग हमारे होते हैं। 5 वर्ग कौन से? क वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो का उच्चारण स्थान होता है कंठ्य, कंठ्य। चा का होता है तालव्य, तालव्य। टा का होता है मूर्धन्य और ता का होता है दंत्य, पा का होता है ओष्ठ।
ठीक है। और ये वर्ग यानी इसके पांचों अक्षर का, ख ग घ अंगा, च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ढ, ऐसे पांचों अक्षर मिलाकर एक वर्ग बनता है। ठीक है। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन ये 4 होते हैं। कौन कौन से? य, र, ल और व। ठीक है। और ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन ये भी 4 होते हैं। कौन कौन से? तीनों श होते हैं और एक होता है ह। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीदास के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन डॉक्टर रामविलास शर्मा, दूसरा केशवदास, तीसरा महादेवी वर्मा, चौथा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन, निराला जी तुलसीदास कविता की रचना है, ये एक काव्य है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अन्य से अनन्या आत्मकथा किसकी है? पहला ऑप्शन उषा प्रियंवदा, दूसरा प्रभा खेतान, तीसरा मन्नू भंडारी या चौथा सुषमा वेदी। तो किस ये आत्मकथा है प्रभा खेतान जी की, दूसरा वाला ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन कंठ, दूसरा दंत, तीसरा मूर्धन्य या चौथा अनुनासिक। तो जो ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से उच्चारित होते हैं वो कहलाते हैं दंत। ठीक है, दंत्य। अगला प्रश्न है, संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। पहला ऑप्शन सम, दूसरा सन, तीसरा सक या चौथा संक। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? पहला वाला। ठीक है, संकल्प यानी सम धन कल्प, कल्प। तो ये हो गया उपसर्ग। उपसर्ग कहाँ लगता है? आगे लगता है। और प्रत्यय कहाँ कहाँ लगते हैं? प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने का सही क्रम है। क्या क्रम हो जाएगा इसमें से? पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला या चौथा वाला? तो इसका एक ट्रिक है, SBPL। तो S से हो जाता है सुनना, B से बोलना, P से पढ़ना और L से लिखना। तो यहाँ सुनने की जगह लिखा है श्रवण करना। तो श्रवण करना, B से बोलना, P से पढ़ना, L से लिखना, यानी दूसरा वाला ही हमारा राइट आंसर है। ठीक है। ये क्या है? भाषा सीखने का क्रम। निम्न में से पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, पहला ऑप्शन है रात, दूसरा बात, तीसरा गीत या चौथा मात। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऑप्शंस बदले जा सकते हैं। हमेशा पुल्लिंग या स्त्रीलिंग जांचने के लिए उसको शब्द में वाक्य में प्रयोग करिए। जैसे रात होती है या होता है, रात होती है तो यानी ये स्त्रीलिंग है। बात की जाती है, बात किया जाता है, दोनों। अरे बात होती है या बात होता है? तो बात होती है। गीत गाया जाता है या गाई जाती है? और मात दी जाती है। तो ये सारे तो स्त्रीलिंग आ रहे हैं, लेकिन गीत होता है, गाया जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तीसरा वाला। अगला प्रश्न है, चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है? पहला ऑप्शन संप्रदान कारक, दूसरा अपादान कारक, तीसरा करण कारक या चौथा संबंध कारक। अभी हमने पढ़ा कि से विभक्ति चिन्ह किसका किसका होता है। एक तो हमने पढ़ा अपादान का और एक पढ़ा था करण का। और एक चीज़ और हमने जानी थी कि अपादान में जहाँ अलग होने का भाव आता है वहाँ पर अपादान कारक होता है। जैसे चूहा बिल से बाहर निकल रहा है यानी बिल से अलग हो रहा है, तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान कारक। ठीक है, दूसरा वाला। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? तो शब्दकोश में शब्द लगाने वाले प्रश्न भी आते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो इसका हम जैसे
वर्ण विच्छेद कर देंगे। तो जैसे का सभी में है तो का को छोड़ देते हैं। का के बाद पहले वाले में है ल, दूसरे वाले में है री, तीसरे वाले में है र और चौथे वाले में भी है री। री तो इन दोनों में ही री हमें पहले मिल गया। हमें अंत वाला ढूंढना है तो हमें अंत वाला ये हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि र के बाद आता है ला और अंत में ला है तो ला ही ला वाला शब्द भी अंत में आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। पहला ऑप्शन आगमन प्रणाली, दूसरा निगमन प्रणाली, तीसरा अव्याकृत प्रणाली या चौथा है कक्षा अभिनय प्रणाली। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा चौथा वाला कक्षा अभिनय प्रणाली। ये व्याकरण शिक्षण की प्रणाली नहीं है बल्कि नाटक शिक्षण की प्रणाली है, ठीक है, नाटक की। बाकी तीनों प्रणालियाँ व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त हैं। अगला प्रश्न है यथाशक्ति में कौन सा समास है। पहला ऑप्शन है कर्मधारय, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा है द्वंद्व और चौथा है अव्ययी भाव। तो यथाशक्ति में कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव। ये भी रिपीट हुआ है आपके एग्जाम में और हमेशा देखेंगे जिस शब्द में उपसर्ग लगा हुआ हो, ठीक है, उपसर्ग लगा हुआ वो कौन से समास में आता है, अव्ययी भाव समास में। अगला प्रश्न वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। पहला ऑप्शन रचयिता, दूसरा रचयिता, तीसरा रचयिता या चौथा रचयिता। इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा वाला रचयिता, यही शुद्ध उच्चारण है। अगला प्रश्न है धूमकेतु का पर्यायवाची क्या है। पहला ऑप्शन है असुर, दूसरा अग्नि, तीसरा अश्व या चौथा आकाश। तो धूमकेतु का पर्यायवाची है अग्नि, ठीक है, अग्नि का पर्यायवाची होता है धूमकेतु। अग्नि के और भी पर्यायवाची होते हैं जैसे वह्नि, पावक, वायुसखा, धूमकेतु, धनंजय। असुर के होते हैं धनुष, दानव, यातुधान। अश्व का होता है वाजी, सैंधव, है, घोड़ा, तुरंग, घोटक। आकाश का होता है देव, व्योम, अभ्र, नभ, अनंत, ठीक है। अगला प्रश्न है पंक्ति दी गई है चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पर छीन मनहु सुर सरिता विमल जल उछरत जुगमीन। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। पहला ऑप्शन है उत्प्रेक्षा, दूसरा रूपक, तीसरा विरोधाभास और चौथा है यमक। तो इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। कैसे, हमेशा अगर हमें पंक्ति में जनु जानो जनहु या मनु मानो मनहु ऐसे शब्द आएंगे तो वो कौन सा अलंकार हो जाएगा उसमें, उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। अगला प्रश्न है तेजाब में कौन सी संज्ञा है। पहला ऑप्शन है भाववाचक, दूसरा व्यक्तिवाचक, तीसरा द्रव्यवाचक या चौथा समूहवाचक। तो ये भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें कौन सी संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है खाने की इच्छा के लिए एक शब्द बताइए। पहला ऑप्शन है लिप्सा, दूसरा जिगीषा, तीसरा बुभुक्षा, चौथा प्रमेय। खाने की इच्छा के लिए एक शब्द हो जाएगा बुभुक्षा, ठीक है, खाने की इच्छा यानी बुभुक्षा। और पाने की इच्छा के लिए एक शब्द होता है लिप्सा। किसी को जीतने की चाह के लिए एक शब्द है जिगीषा। जो प्रमाण से सिद्ध हो सके उसके लिए एक शब्द होता है प्रमेय, ठीक है। अगला प्रश्न है सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है। पहला ऑप्शन है धुन लग जाना, दूसरा विस्तृत अनुभव होना, तीसरा पीछा छुड़ाना या चौथा अच्छी बातें कहकर बहकाना। तो सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अच्छी बातें कहकर बहकाना, ठीक है, चौथा वाला। अगला प्रश्न है जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया में संलग्न होता है तो पहली क्रिया क्या कहलाती है।
पहला ऑप्शन है इच्छा बोधक क्रिया, दूसरा नाम बोधक क्रिया, तीसरा पूर्वकालिक क्रिया या चौथा सहायक क्रिया। जब कर्ता एक कार्य को समाप्त कर दूसरे कार्य में संलग्न हो जाता है तो उसे कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। इसका एक उदाहरण है, उसने नहाकर भोजन किया। उसने नहाकर भोजन किया, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो इसमें जो नहाकर शब्द है इसमें क्या हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, इसमें भी देखिए दो कार्य हुआ है, नहाकर फिर भोजन कर रहा है, यानी पहली क्रिया कौन सी हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया। अगला प्रश्न है, आनंद कादंबनी के संपादक कौन थे? पहला ऑप्शन बाबू महादेव सेठ, दूसरा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और तीसरा है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, चौथा है अंबिका प्रसाद व्यास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। आनंद कादंबनी के संपादक हैं प्रेमघन जी। आनंद कादंबनी का जो प्रकाशन होता था वो कहाँ से होता था, मिर्ज़ापुर से, मिर्ज़ापुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? परमाल रासो के रचयिता का नाम पूछा गया है। पहला ऑप्शन है नल्ल सिंह, दूसरा नरपति नाल, तीसरा चंद्र बरदाई, चौथा है जगनिक। तो परमाल रासो के रचयिता हो जाएंगे जगनिक। ठीक है, परमाल रासो को एक नाम से और जाना जाता है, आल्हा खंड नाम से, ये भी पूछा गया आपके एग्जाम में। और नरपति नाल जी की रचना क्या है, बीसल देव रासो, बीसल देव रासो। और चंद्र बरदाई जी की है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, और रासो शब्द जिस भी रचना में लगा हुआ हो वो रचना किस काल की हो जाती है, आदिकाल की रचना हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चौपाई छंद में, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? पहला ऑप्शन 24, दूसरा 11, तीसरा 16 या चौथा है 13। तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं, 16 मात्राएं। ठीक है, तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। और दोहा में क्या होता है, दोहा में 4 चरण होते हैं। पहले तीसरे में 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, सोरठा इसका उल्टा होता है दोहे का। और चौपाई जो होती है ये सममात्रिक छंद है, सममात्रिक छंद है। ठीक है, सममात्रिक छंद। 24 मात्राएं किस में होती हैं, रोला में। रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। पहला है हास, दूसरा रति, तीसरा क्रोध या चौथा उत्साह। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन रति। ठीक है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। और श्रृंगार लिखने का शुद्ध तरीका होता है ऐसे, ये आपके एग्जाम में भी पूछा गया प्रश्न है। श्रृंगार ये शुद्ध वर्तनी है इसकी, इसमें जो नीचे वाली डंडी है ये नहीं रहेगी। आगे देख लेते हैं सभी रस और उनके स्थायी भाव। पहला है श्रृंगार रस रति, हास्य रस हास, करुण रस शोक, रौद्र रस क्रोध, वीर रस उत्साह, भयानक रस भय, विभत्स रस जुगुप्सा या घृणा, अद्भुत रस का हो जाएगा विस्मय, शांत रस का निर्वेद शम या वैराग्य, वात्सल्य रस का वत्सलता, भक्ति रस का ईश्वर विषयक रति। ये रस हैं और ये उनके स्थायी भाव हैं। ठीक है, ये कई बार एग्ज़ाम में आया है आपके। अगर क्लास आप लोगों को पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में बताइए आपके कितने आंसर सही हुए हैं। और आप ये एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।